नमस्ते दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है टू न्यूक्लियाई हैविंग द सेम डिफरेंस इन देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। दो न्यूक्लियाई ले लीजिए, यानी कि दो एलिमेंट ले लीजिए। उसके बाद दोनों का सेपरेटली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। अगर वो सेम आता है या डिफरेंट आता है तो ये सेम कह रहे हैं ना, हाँ सेम डिफरेंस कह रहा है। अगर सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे किसका लूँ मैं एग्जाम्पल? 5 बोरॉन 12 का ले लेती हूँ और 6C12 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 12 - 5 करिए और 12 - 6 करिए, है ना। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये 7 आना चाहिए। और 12 ये कितना है? 6C12 6C13 होगा। ये इसका आइसोटोप ले रहे हैं ना, ठीक है। तो 6C13, तो ये 7 और इसका भी 7 डिफरेंस आएगा। तो 7 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आइसोटोन्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। थर्ड ऑप्शन राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेल कांस्टेंट होता क्या है? L/A, है ना। एल लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट गया 1/सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर -1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करती? हार्मोन्स करती है, विटामिन नहीं करती। क्यों? विटामिन तो हम बाहर से लेते हैं फूड के थ्रू, और डीएनए बनाती है बॉडी, एंजाइम्स बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। तो इसका आंसर जो है राइट वो विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये ना कंसंट्रेट H2SO4 नहीं है, ये कंसंट्रेट HNO3 है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, HNO3, ठीक है। तो दोनों के देख लेते हैं एक बार। Cu की HNO3 के साथ कौन सा? कंसंट्रेट HNO3, और वहीं पर Cu की HNO3 के साथ डाइल्यूट। दोनों में क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट वाले में देखिए प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस, ये भी CuNO3 होल ट्वाइस। बस जो आपको याद करना है ना, वो ये करना है कि कंसंट्रेटेड में क्या बनेगा? NO2, और डाइल्यूट में क्या बनेगा? NO। बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल द कार्बन एटम इन नैप्थलीन आर। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो पता चल पाएगा। ये है नैप्थलीन, ठीक है। हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ भी, यहाँ सब जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर एक किसी एक कार्बन पर देख लो आप, तो 3 हम क्या देखेंगे? सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमें क्या देखना होता है? सिग्मा बॉन्ड देखना होता है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा का मतलब हो गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैप्थलीन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद Na2Cr2O7 एंड H2SO4। तो ये जो है नैप्थलीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2 एंड H2SO4, तो जो सेकेंड रिंग होती है इसकी, ये बन जाती है, ओ सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है नेप्थाक्यूनॉन। जैसे एंथ्रासीन का भी किया था कुछ दिन पहले, याद होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी बनेगा। सेकेंड रिंग जो होगी इसकी, ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नेप्थाक्यूनॉन। विच वन इज ऑक्सोक्रोम? कौन ऑक्सोक्रोम होगा इसमें से? देखिए NO2 NO एंड OH, तो इसमें से ये ऑक्सोक्रोम है, बाकी सारे क्रोमोफोर्स हैं। ये सारे क्या हैं? क्रोमोफोर्स हैं। और ऑक्सोक्रोम्स होते क्या हैं? ऑक्सोक्रोम्स वो होते हैं जो क्रोमोफोर्स के साथ मिलकर क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब उसके जो कलर की एफिशिएंसी होती है, उस कलर देने की वो बढ़ जाती है, ठीक है। और क्रोमोफोर में ऑक्सोक्रोम मिलाएंगे तो क्रोमोफोर की जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई आर लिथियम सॉल्ट हाइड्रेटेड? लिथियम सॉल्ट जल्दी पानी एब्जॉर्ब, मतलब पानी के एक तरीके से हाइड्रेटेड क्यों हो जाता है, मतलब पानी से रिएक्शन क्यों कर जाता है बहुत जल्दी, और इतनी उसमें से हीट भी लिबरेट होती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि लिथियम का जो आयन है ना, लिथियम का जो आयन है वो बहुत छोटा है, स्मॉलर साइज है इसका, बहुत छोटा है, तो जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी हाइड्रेटेड हो जाता है, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है इसकी अमंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ए पम्प? एन ए पम्प क्या होता है? इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका तो कॉन्स्टिट्यूएंट तो पोटेशियम होगा। अब ये होता क्या है सोडियम पोटेशियम पंप? ये एक तरीके का है, अपनी बॉडी में ना एंजाइम होता है, ये सेल जो होता है ना, सेल उसके बाहर मेम्ब्रेन में ये रहता है, ठीक है, उसके मेम्ब्रेन में ये चारों चारों तरफ रहता है, एंजाइम है ये। चलिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप इसका नाम है। नेम द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, राइट। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल उल्टा हो जाएगा, ये क्या करेंगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थर्मल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स, ये कह रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, या ऑल। तो देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। एक्चुअली ये हैं क्या? ये मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल एनर्जी है, ये एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब होते हैं कह रहा है इक्विलिब्रियम में। तो ये होते क्या हैं? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए विद इन द सिस्टम, इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कि कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन चल रही है, तो उस समय कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। और प्रेशर जो है, इट शुड ऑल्सो बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम, है ना, एंड इट शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम। तो ये तो हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। कोई केमिकल एनर्जी मीन्स जिसमें ना कोई प्रेशर चेंज हो रहा है, ना कोई वर्क डन हो रहा है, मतलब कि क्या कहेंगे, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ना। दूसरा नहीं, ये मैकेनिकल एनर्जी है जिसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और प्रेशर भी सेम है। केमिकल एनर्जी में क्या होगा? देखो, केमिकल एनर्जी में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में केमिकल रिएक्शन नहीं चलनी चाहिए विद इन दिस सिस्टम, और मैटर का ट्रांसफ़र भी नहीं होना चाहिए, वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में मैंने आपको बताया कि फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए। केमिकल एनर्जी में मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम में तो पता ही है ना आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी का मतलब है कि टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। थर्मल का मीनिंग टेम्परेचर से लग रहा है, तो होता है, तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो क्लियर हो गया ना। तो ये तीनों कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कोई वर्क नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं लगना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, केमिकल इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ ज़रूरी है थर्मल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इन्वॉल्व। इंटरनल एनर्जी जो होती है ना किसी भी सिस्टम की, तो बहुत सारी एनर्जीज़ का क्या होता है बहुत सारी एनर्जीज़ का सम होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा है। तो इसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जीज़ का सम होता है ये। लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल नाम वर्ड आया गया, देखो ग्रेविटेशनल जहाँ पर आ गया ना, ये कोई एनर्जी इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ये डिफरेंट एनर्जी है, ये सिस्टम के अंदर की एनर्जी नहीं है ना। तो इसलिए ये इसका आंसर यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। कल मैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इनके नोट्स बनाते रहिए। गुड बाय।